हेलो दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में आज हमने लिया 15 सितंबर शिफ्ट 3 का पेपर। तो आइए शुरू करते हैं। और जिस सवाल में चूंकि सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक ही टाइप के सवाल, तो जो सवाल रिपीट होंगे उसमें हम थोड़ा कम समय देंगे, उसको तेजी से बता के निकलेंगे, क्योंकि आउटपुट निकलना चाहिए वीडियो का। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकले, ठीक है। इसलिए जो सवाल पहले बता चुके हैं उस सवाल को हम दोबारा डिटेल में नहीं बताएंगे, ठीक है। उस सवाल का बस सॉल्यूशन दे देंगे। जैसे ये है, ये सवाल, ये भी आसान सवाल है। इसमें 3.2, ठीक है, जैसा वैसा लिख लेते हैं 3.2। और ये है माइनस, ये 5, 3, 8/5, 8/5 कितना हो जाएगा 1.6। ये हो गया 1.6 प्लस ये हो गया 4 गुना 2 8, 9/4। और गुना में लिख देते हैं इसको, चूंकि 0.5 1/2 है ना, तो जब गुना करेंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा, मतलब 1/2 रिवर्स हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से आ गया 3.2 माइनस 1.6 यानी कि 1.6। और 2 से ये 4 कट गया 2 बार में, और 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 4.5। कितना आ गया आंसर 6.1, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ए जो है 36,000 का एनुअल बोनस डिस्ट्रीब्यूट करता है 3 कंपोनेंट में, एक है सेल्स, एक है मार्केटिंग और एक है ऑपरेशंस, ठीक है। मतलब ए ने 36,000 रुपये का जो बोनस मिला उसको 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया, सेल्स, मार्केटिंग और ऑपरेशन। किस रेशियो में डिवाइड किया? 4:5:3 के रेशियो में। और बोल रहा है जो मार्केटिंग वाला पोर्शन था उसमें से टीम बिल्डिंग के लिए 3,000 रुपये और इंटर्न के लिए 1,500 रुपये का उपयोग करती है। और जो हिस्सा बचता है उसको जो 2 टॉप परफॉर्मर है उनको 5:4 के रेशियो में बांट देती है। पूछ रहा है छोटे हिस्से वाले शीर्ष परफॉर्मर को कितने पैसे मिले। कहने का मतलब ये है कि उसके पास टोटल 36,000 रुपये था। उसने 3 कंपोनेंट में यानी कि सेल्स, मार्केटिंग और ऑपरेशंस में पैसे बांट दिए 4:5:3 के रेशियो में। तो हम देख लेते हैं कि जब हम बात करेंगे सेल्स की, मार्केटिंग की और ऑपरेशंस की, ठीक है, इनके हिस्से में कितना कितना पैसा आया। चूंकि ये 4:5:3 के रेशियो में, मतलब 5 4 9 3 12 के रेशियो में, और 12 बराबर 36,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बराबर कितना निकलेगा 3,000, यानी कि सबके हिस्से में 3,000 आएगा। मतलब एक यूनिट बराबर 3,000। तो यहाँ से हम देख लेंगे सबके हिस्से में कितना कितना आएगा। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ मार्केटिंग का पता करना है, क्योंकि मार्केटिंग का ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो मार्केटिंग का जो हिस्सा था वो कितना था 5 यूनिट। यदि एक यूनिट बराबर 3,000 है तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा मार्केटिंग का 15,000, ठीक है। मार्केटिंग में 15,000 रुपया उसको मिला। अब इस 15 में उसने क्या किया कि 3,000 रुपया टीम बिल्डिंग के लिए खर्च कर दिया, ठीक है। 15,000 में 3,000 चला गया टीम बिल्डिंग में, प्लस 1,500 रुपया इंटर्न के लिए, 1,500 रुपया इंटर्न के लिए चला गया, प्लस जो शेष बचा, शेष कितना बचा देखिए 15,000 में से 3,000 और 1,500 माइनस कर देंगे, 4,500 माइनस कर देंगे तो शेष कितना बचा 10,500, यही बचा ना 15,000 में से। ये 10,500 में से इसने दो हिस्से कर दिए 5:4 के रेशियो में, दिया हुआ सवाल में। दो टॉप परफॉर्मर थे, ठीक है, कंपनी में टॉप परफॉर्मर थे। तो एक जो टॉप पे था और एक जो उससे थोड़ा सा कम था, दोनों टॉप परफॉर्मर थे। लेकिन जो टॉप पे था, बिल्कुल टॉप पे, और जो सेकंड टॉप था उसमें पैसा बांट दिया 5:4 के रेशियो में, ठीक है। यानी कि इस 10,500 का ही 9 हिस्सा किया, ठीक है, इसका 9 हिस्सा किया। और पूछ रहा है कि छोटा वाला हिस्सा कितना था। तो चूंकि 5:4 था तो छोटा वाला हिस्सा 4 होगा ना, तो 9 हिस्सा करके 4 हिस्सा दे दिया। यही पूछा ये कितना है, ठीक है। कितना है ये निकाल लेंगे हम लोग कैलकुलेट करके। ये 105 गुना 4 यानी कि 420 हो जाएगा। 420, 100 को साइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 9। इसको जब डिवाइड कीजिएगा 9 से तो ये 9 चौके 36, और 6 फिर से आएगा, 9 चौके 54, फिर 6 आएगा, 9 चौके 54, ये रिपीट होगा, ठीक है। यानी कि 4,666 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि इसमें से कौन सा इसका वैल्यू होगा एक्स का। तो इसको एक्स निकाल लेते हैं। एक्स क्या है 1+1/2+1/, इसको ऐड करके लिख लेते हैं। ये क्या होगा 2+1/2 क्या होगा 5/2, और 5/2 जब ऊपर जाएगा तो इसको 2/5 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे। अब अगला टर्म क्या होगा इसमें, ये हो जाएगा 1+1/,
इसको जब लिखेंगे तो 5 गुना 2 10, 12/5, तो 12/5, 12 नीचे रहने देते हैं, 5 को ऊपर कर देते हैं। अब इसको फिर से ऐड करते हैं, 12 + 5 17/12 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कपिल ने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए का, ठीक है, और 3 महीने के बाद मनीष ने 80,000 रुपए के साथ शामिल हुआ 3 महीने के बाद, और उसके 3 महीने के बाद, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ थोड़ा है 3 और महीने के बाद, हिंदी में थोड़ा गलत हो गया, इंग्लिश में ठीक है, आफ्टर 3 मोर मंथ्स। ठीक है, मतलब मनीष जब शामिल हुआ उसके 3 महीने के बाद, मनीष 3 महीने के बाद शामिल हुआ था, उसके भी 3 महीने के बाद कपिल ने अपना 40,000 निकाल लिया। तो कपिल ने स्टार्टिंग से 6 महीने तक ये 1 लाख रुपया रखा था इन्वेस्ट। ठीक है, अब देखिए हर जगह से हम 4 जीरो हटा लेते हैं, 10 यहाँ से हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 जीरो हटा के हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये मान लेते हैं कि स्टार्टिंग के 6 महीने तक कपिल ने 10 यूनिट लगा के रखा था, 1 लाख है उसमें से 4 जीरो हटा दिए तो 10 लिख दिया। ठीक है, 6 महीने के बाद उसने क्या किया, कपिल ने 40,000 निकाल लिया, मतलब 10 में से 4 निकाल लिया तो 6 रह गया इसका अगले 6 महीना तक, क्योंकि 1 साल के बाद का प्रॉफिट पूछा है, तो 6 महीना 12 महीना हो गया। अब देखते हैं मनीष का, तो मनीष ने 3 महीने के बाद ही पैसे लगाए, यानी कि कितने महीने के लिए पैसे लगाए, 9 महीने के लिए, 1 साल में 3 महीना माइनस हो गया। और कितने लगाए, 80,000, तो 80 का सिर्फ 8 लिखेंगे, 4 जीरो हटा चुके हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 60 और प्लस 36 96, और ये नॉट है 72, 24 से काटेंगे तो 4 बार में, 24 से काटेंगे तो 3 बार में। किस रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलेगा, 4:3, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 60,000 इन्वेस्ट करता है ए और बी 90,000 इन्वेस्ट करता है, और ए 10 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, बी 8 महीने के लिए, तो टोटल प्रॉफिट 40,000 में ए को कितने मिलेंगे। आसान सवाल है ये भी। इसमें है कि ए 60 निवेश करता है और बी 90, और टाइमिंग भी दिया हुआ है, ए 10 महीने तक और बी 8 महीने तक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे टाइमिंग के साथ इन्वेस्टमेंट, उसका रेशियो निकल जाएगा। तो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको काट देते हैं, ये 30 से देखिए 2 बार में कटेगा, ये 30 से 3 बार में कटेगा, ये 4 से 5 से 2 से कटेगा 5 बार में, और ये 2 से 4 बार में, और ये 2 से 2 बार में, कितना आ गया 5:6। ठीक है, तो इसी रेशियो में बटेगा प्रॉफिट। ए को कितना हिस्सा मिलेगा, 5, कितने में, 11 में से, 5 + 6 11 है ना, तो 5 हिस्सा मिलेगा 11 में से, किसका, तो 40,000 का। ठीक है, तो यहाँ से आ गया पंचों के 20, हम 20 ही यहाँ पे लिखते हैं, 1,000 को साइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 11, तो जब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो आएगा ही नहीं, 2 से कम आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक ही बार में कटेगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी में ही एक है। अगला सवाल। अगला सवाल है, एक ऑफिस है जिसमें ओवरऑल एवरेज सैलरी दी हुई है सारे कर्मचारियों की, सारे एम्प्लॉय की। ठीक है, कितना, 16,000, 16,000 पूरे एम्प्लॉय का एवरेज सैलरी है, और उसमें बोल रहा है कि 2 तरह के लोग हैं, एक ऑफिसर हैं, ठीक है, और नॉन ऑफिसर्स हैं। ठीक है, 2 तरह के लोग हैं, एक ऑफिसर्स एक नॉन ऑफिसर्स। जो ऑफिसर हैं उनका सैलरी 28,000 है एवरेज सैलरी, और नॉन ऑफिसर का एवरेज सैलरी का 10,000 है। नॉन ऑफिसर्स जो हैं उसका सैलरी 10,000 है। ठीक है, और इनका कंप्लीट एवरेज कितना है, 16,000। तो किस रेशियो में ये होंगे, ये देख लेते हैं पहले। तो 16, इसमें से 3 जीरो हटा के देखते हैं ना, आसान रहेगा हमारे लिए। तो हमारे पास है क्या फाइनली, 28, 10 और 16, यही है ना। तो 16 में से 10 जाएगा, यहाँ 6 आएगा, 28 में से 16 जाएगा तो यहाँ 12 आएगा। क्या रेशियो होगा इनका, 6:12, यानी कि 1:2। ऑफिसर्स 1 है और नॉन ऑफिसर्स 2 हैं, लेकिन दिया हुआ है ऑफिसर्स 15 हैं, तो नॉन ऑफिसर्स पूछ रहा है। तो ऑफिसर्स यदि 15 हैं, 1 यूनिट बराबर 15, तो 2 यूनिट बराबर नॉन ऑफिसर्स कितने आ जाएंगे, 30, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 3 नंबर्स हैं और उनमें से जब भी किसी 2 नंबर में तीसरे नंबर का हाफ जोड़ा जाता है, ठीक है, तो हमें ये नंबर्स मिलते हैं। कहने का मतलब, यदि मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ए, बी और सी, हम क्या करते हैं, 2 नंबर्स में, मतलब 2 नंबर को जोड़ रहे हैं और फिर तीसरे नंबर का आधा जोड़ रहे हैं। हमने एक बार क्या किया, 2 नंबर को जोड़ा, ए प्लस बी को जोड़ा और फिर सी का आधा जोड़ दिया। फिर क्या किया, ए और सी को जोड़ा और बी का आधा जोड़ दिया। ठीक है, और क्या किया, बी और सी को जोड़ा और ए का आधा जोड़ दिया, यही किया हमने। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, इन ये करने के बाद जो हमें नंबर मिले वो मिले
210 मतलब इसकी वैल्यू 210 होगी, इसकी वैल्यू 198 और इसकी वैल्यू 192, यही मिले हमें। ठीक है, तो हम इन तीनों का सम निकाल लेंगे क्योंकि हमें निकालना क्या है, तीनों संख्याओं का औसत। तो तीनों संख्याओं का ABC का औसत क्या होगा, ये होगा A प्लस बी प्लस सी बाई 3, 3 नंबर्स हैं तो एवरेज 3, यही हमें निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसको सम करना होगा इस नंबर को। तो जब इसको सम करेंगे तो इसको भी सम करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं इसका सम क्या आएगा। यहाँ देखिए ए 2 बार है और हाफ बार है, मतलब ए तो 2 बार है और a/2, यानी कि टोटल कितने बार ए हैं। यहाँ से देखिए 2 बार ए प्लस 0.5 यानी कि 2.5 टाइम्स ए है। उसी तरह से बी भी उतने बार हैं, 1 2 और 1/2 यानी कि 2.5 यहाँ से बी भी है और सी भी उसी तरह है। तो सीधा लिख सकते हैं 2.5 कॉमन करके ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन तीनों का सम, यानी कि 210 200 रख लेते हैं, ये 200 200 400 हो जाएगा, यहाँ से 2 इसको दे देंगे तो, और 10 यहाँ दे देंगे, यानी कि टोटल 600 होगा। इन तीनों का सम 600 आ गया, यानी कि 2.5 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना मिल गया, 600। ठीक है, इसी की वैल्यू 600 मिली ना हमें। तो यहाँ से यदि हमें 2.5 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 600 मिल गया तो हम निकाल लेंगे ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 2.5 यानी कि 25 4 240 मिल जाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 240 मिल गया। तो यदि ये 240 मिल गया तो हमें जो निकालना है वो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 यानी कि उनका एवरेज निकालना है नंबर्स का। तो 240/3 कितना आंसर आ जाएगा, 80, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें 120 सवाल होते हैं। ये तो आप लोग आसानी से बना लेंगे क्योंकि आप तैयारी ही करते हैं, अपना एग्जाम कैलकुलेट करते होंगे, एग्जाम देंगे देते होंगे। तो ये सवाल तो आप लोगों के लिए आसानी होगा। इसमें बस ये है कि 120 क्वेश्चंस है और मान लीजिए उसमें से दिया हुआ 3 सेक्शंस है। जनरल नॉलेज है 20 क्वेश्चन, रीजनिंग है 50 क्वेश्चन और इंग्लिश है 50 क्वेश्चन। बोला है कि एक कैंडिडेट जो है वो 70% जीके जीएस का सवाल सही करता है, 50% रीजनिंग का सही करता है और 30% इंग्लिश का सही करता है। ठीक है, और मिनिमम पासिंग स्कोर 60% है। तो पूछ रहा है सवाल में कि उसको और कितने सवाल सही करने थे ताकि वो पास हो जाता। ठीक है, तो टोटल कितने सवाल हैं, 120। उसमें जीके के कितने सवाल हैं, जी लिख लेते हैं 20। रीजनिंग के कितने सवाल हैं, 50। ठीक है, और इंग्लिश के कितने सवाल हैं, इसके भी 50 हैं। ठीक है, उसको पास होने के लिए चाहिए कितना, 60% सही करना है, यानी कि 120 सवाल का 60% यानी कि 12 छक्के 72 सवाल उसको करेक्ट करने हैं पास होने के लिए। अब देखिए वो करेक्ट करता कितना है। जीके में जब देखिएगा तो 70% करेक्ट किया। जीके में सवाल कितने हैं, 20 हैं, तो 20 का 70%, 7 गुना 2, 14 सवाल उसने जीके में सही किया। रीजनिंग में कितना सही किया, तो 50%, 50 का 50%, रीजनिंग के सवाल टोटल 50 हैं, इसमें 50% यानी कि 25 सवाल सही किया। इंग्लिश में आते हैं, इंग्लिश में भी 50 सवाल हैं जिसमें से उसने 30% सही किया, यानी कि 50 का 30%, 15 सवाल सही किए। उसने टोटल कितने सवाल सही किए, 14 प्लस 25 39 और प्लस 15, 39 प्लस 15 54, यानी कि उसने 54 सवाल सही किए। ठीक, उसको सही कितने करने थे, 72, उसने सही कितने किए, 54। तो और कितने सही करने होंगे सवाल उसको ताकि वो पास हो जाए, तो 72 माइनस 54, यही तो आंसर होगा ना। 72 सही करने थे, उसने 54 सही किए, यानी कि 18 और सही कर लेता तो वो पास हो जाता, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 7,000 रुपया है, 9% पर एनम के रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट है ये, 1 साल 8 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, यही निकालना आप लोगों को। ठीक है, तो जब आप देखिएगा 1 साल और 9% पर एनम इंटरेस्ट है तो इस 1 साल का इंटरेस्ट कितना लगेगा, इसका तो 9% लग जाएगा। ठीक है, और 8 महीने का कितना लगेगा, तो 12 महीने का चूंकि 9% है, 1 साल का 9% है, तो 12 महीने का 9% है, तो 8 महीने का कितना हो जाएगा, इसको 2/3 कर देंगे, यानी कि 8 महीने का 6% हो जाएगा। ठीक है, तो इस 8 महीने के लिए कितना लगेगा, 6%। इसका सक्सेसिव निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यानी कि 9 प्लस 6 प्लस 9 इंटू 6 54/100, कितना, 9 6 15.54%।
इतना इंटरेस्ट मिला उसको, तो 7,000 का 15.54% निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो 7,000 का जब आप 15% निकालिएगा तो 1,050 के आसपास आएगा, क्योंकि 7,000 का 10%, ठीक है, 700 होगा, और फिर 5% 350 होगा, यानी कि 7,000 का 15% 1,050 है। तो 15.54 क्या होगा, 1,050 से थोड़ा सा ज्यादा, एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, किसी कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो प्रिंसिपल है उस पे दूसरे और तीसरे वर्ष का जो अमाउंट है वो 12,000 और 13,000 है। मतलब सवाल ये है कि एक प्रिंसिपल है, 2 सालों के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट बनता है, मतलब इंटरेस्ट जोड़ के, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो होता है 12,000। ठीक है, और फिर अगले 1 साल पे, मतलब यहाँ से ये 2 साल और फिर 1 साल, मतलब शुरुआत से 3 साल, 3 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाता है, 13,200। सेम सवाल हम बताए थे कि जब भी हम तीसरे साल पे देखेंगे तो दूसरे साल के एंड का जो अमाउंट होता है वो तीसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि दूसरे साल का एंड का जो अमाउंट होगा, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। तो यदि ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितना मिला, 12,000 से 13,200 हो गया, तो कितना इंटरेस्ट मिला, 1,200। तो 12,000 का 1,200 कितना परसेंट है, 10% ही है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 10%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 100% को 1 लिखते हैं तो 10% को 0.1 लिखेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल है कि एक स्टेशनरी दुकान है और उसका जो ओनर है वो 3 टाइप का, स्टेशनरी शॉप का ओनर है, वो 3 टाइप का नोटबुक खरीदता है। ठीक है, पहले टाइप का नोटबुक का प्राइस है 5 नोटबुक के लिए 20 रुपया देता है, दूसरे टाइप का 2 नोटबुक के लिए 9 रुपया देता है, और तीसरे टाइप का 10 नोटबुक के लिए 45 रुपये देता है, और उनको मिक्स कर देता है वो 3:4:5 के रेशियो में। और जब ये सारे नोटबुक को वो 4 नोटबुक 19 रुपया के प्राइस से बेचता है, तो उसको टोटल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, इस टाइप का भी सवाल हम बताए हुए हैं आपको। इसमें हम क्या करेंगे, पहले पर यूनिट प्राइस निकाल लेंगे और फिर सबकी क्वांटिटी जो है हम 3:4:3 के रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि इसी रेशियो में मिलाता है। तो हम देखते हैं 3 टाइप के नोटबुक थे। जो पहला नोटबुक था, N1 लिखते हैं, उसका प्राइस कितना था, 5 नोटबुक का 20 रुपया था ना। तो कितना, एक नोटबुक का कितना प्राइस हो जाएगा, 5 रुपया। कितने का, एक नोटबुक का। ये क्वांटिटी याद रखिएगा, यहाँ पे हम क्वांटिटी लिख रहे हैं, ठीक है, क्यू, और ये प्राइस है पी। जो दूसरा नोटबुक है N2, वो 2 नोटबुक 9 रुपया में खरीदता है, तो एक नोटबुक का प्राइस कितना हो जाएगा, 4.5 रुपया। ठीक है, तो 4.5 रुपया एक नोटबुक का प्राइस हो गया। ये थोड़ा पहला वाला गलत हो गया। पहला वाला में बोला है कि 5 नोटबुक 20 रुपया में खरीदता है, तो एक नोटबुक कितने में खरीदेगा, 4 रुपया में खरीदेगा ना। 5 नोटबुक, ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 नोटबुक 20 रुपया में खरीदता है, तो एक नोटबुक 4 रुपया में खरीदेगा ना। ठीक है, तो इसके जगह पे आप 4 लिख लीजिएगा। पहला वाला जो नोटबुक है, एक नोटबुक का प्राइस कितना आ रहा है, 4, ये सही कर लीजिएगा। दूसरा नोटबुक का प्राइस कितना है, 4.5। तीसरा नोटबुक बोल रहा है कि 10 नोटबुक 45 रुपये में खरीदता है, तो 10 नोटबुक यदि 45 में खरीदता है तो एक नोटबुक 4.5 में खरीदेगा, यानी कि जो नोटबुक नोटबुक 3 है वो भी 4.5 रुपये में खरीदता है और एक खरीदता है। ठीक है, अब इसको किस रेशियो में मिलाता है, 3:4:3। देखिए नोटबुक 2 और नोटबुक 3 एक ही टाइप का नोटबुक है, क्योंकि दोनों 4.5 रुपये में ही मिल रहा है। हम चाहते तो इसको नोटबुक 3 का जो हिस्सा है उसको हटा ही देते हैं और सीधा ये मान लेते हैं कि नोटबुक 2 ही है, और 3 में नहीं मान के 3 मान लेते हैं, इन दोनों का सम कर देते हैं। ठीक है, सीधा ये मान लेते हैं कि नोटबुक 2 ही है जिसको मिला रहा है, क्योंकि नोटबुक 2 और नोटबुक 3 जब आप देखिएगा दोनों का प्राइस सेम है, तो इसको अलग अलग रेशियो में हम क्यों करेंगे। ठीक है, हम सीधा ये मान लेंगे कि नोटबुक 1 3 रेशियो में और नोटबुक 2 इन दोनों को मिला के लिख लेंगे, नोटबुक 2 और नोटबुक 3 को, क्योंकि दोनों का प्राइस सेम है। ठीक है, तो हम वही करते हैं। हमने क्या किया, नोटबुक 1 का जब प्राइस निकाला तो एक नोटबुक का प्राइस 4 निकल के आ गया, और नोटबुक 2 का प्राइस और 3 का प्राइस सेम आया। ठीक है, 4.5 रुपया। तो हम इसको 3:4:3 के रेशियो में नहीं मिला के 3:7 के रेशियो में मिला लिए। 7 कहाँ से आया, तो दो तरह का नोटबुक था, 4 और 3 के रेशियो में हमने मिलाया था, तो टोटल सम हमें करना है। ठीक है, तो 4 3 7 हमने यहाँ मान लिया।
इसको मिटा देते हैं। अब ये देखिए, अब आप बताइए कि यदि क्वांटिटी इसका 3 रखना है, 3:7 में मिलाना है ना हमें, नोटबुक 1 और नोटबुक 2, तो 3:7 जब 7 में मिलाना है तो यहाँ क्वांटिटी 3 होगा तो प्राइस भी तो 3 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ क्वांटिटी यदि 7 होगा तो प्राइस भी तो 7 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारा सीपी कितने का आ गया, नोटबुक कितने हुए, 3 + 7 10 नोटबुक हो गए, प्राइस कितना आ गया, तो ये हो गया 4 तिया 12, और ये हो गया 7 चौके 28 और साढ़े 3 साढ़े 31 और 12, ठीक है, साढ़े 43, ठीक है, 7 चौके 28, ठीक है, साढ़े 31 और 12, इतने आगे 43.5 कितने नोटबुक है, 10 नोटबुक के, क्लियर है। तो एक नोटबुक का सीपी कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए एक नोटबुक का सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आएगा एक नोटबुक का, 10 नोटबुक का 43 रुपया 50 पैसा है, तो एक नोटबुक का 4 रुपया 35 पैसे आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ठीक है, हमें एक नोटबुक का सीपी मिल गया। और सेलिंग प्राइस कितना बोल रहा है, सेलिंग प्राइस बोल रहा है 4 नोटबुक के 19, तो 4 नोटबुक का यदि 19 सेलिंग प्राइस है तो एक नोटबुक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 19 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि हो जाएगा 4.75। अब आप बताइए सीपी ये है और एसपी ये है सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, सीपी ज़्यादा है यहाँ पे, सॉरी सीपी कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कितने का, 4.75 सेलिंग प्राइस और माइनस 4.35, यानी कि 0.4 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितने में, सीपी पे, तो कितना परसेंट है, 9.2%, क्योंकि 10% तो होगा नहीं, चूंकि आपका सीपी 4.35 है, तो 4.35 का जब आप 10% निकालिएगा तो 0.43 होगा, एक दशमलव आगे चला जाएगा, ठीक है, तो 0.43 उसका सीपी का 10% निकलेगा, तो 0.43 से तो कम है ना, तो प्रॉफिट भी 10% से कम होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं आप लोग, देखिए प्रॉफिट क्या है हमारा, ये है 0.4, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 0.4 डिवाइडेड बाय सीपी, और सीपी कितना है 4.35 इंटू 100, यही हमें निकालना है, परसेंटेज के लिए 100 से गुना किए। आप देखिए यदि 4.35 को आप देखिएगा तो इसका 10% कितना होगा, 0.43 ना, और ये 0.43 से कम है, यानी कि 10% से कम प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक सेलर है जिसने 3 टाइप के मोबाइल कवर खरीदे, C1 C2 और C3, और उनके सेलिंग प्राइस का रेशियो, मतलब उसको बेच दिया खरीद के, 3:4:5 का रेशियो था उसका सेलिंग प्राइस का। उसने जो प्रॉफिट कमाया C1 पे 25% का, C2 पे 10% का और C3 पे 20% का लॉस हुआ उसको, तो पूछ रहा है पूरे ट्रांजेक्शन में उसको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है उसका। तो इस टाइप का सवाल हम पहले भी बनाए हुए हैं, पिछले किसी शिफ्ट में था, आई थिंक 2 या 3 शिफ्ट में सेम टाइप का सवाल पूछ रहे हैं ये लोग। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले C1 C2 C3 का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो इसका सेलिंग प्राइस हमें पता है, सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो है 3:4:5, ठीक है, इसको 0 से 10 से गुना कर देंगे, 30 40 50 लिख लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगी हमें, ठीक है। अब C1 पे वो 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 25% बराबर क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/4, यानी कि 4 की चीज़ को वो लोग 5 में बेच रहा है ना, तो यदि 5 बराबर 30 है तो 4 बराबर 24 हो जाएगा, यानी कि इसका सीपी कितना हो जाएगा 24 C1 का। अब C2 देखते हैं, तो C2 पे वो क्या कर रहा है, 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 10% का प्रॉफिट का मतलब हो गया 1/10, यानी कि 10 की चीज़ को 11 पे बेच रहा है, और 11 बराबर 40 दिया हुआ है, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10 बराबर हो जाएगा 400/11, मतलब 40 गुना 10/11। अब तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या है कि 20% का लॉस हो रहा है, तो 20% लॉस का मतलब क्या है, 20% को जो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/5, यानी कि 5 की चीज़ को 4 पे बेच रहा है, ठीक है, और 5 की वैल्यू, 4 की वैल्यू यानी कि सेलिंग प्राइस दी हुई है 50, तो 4 की वैल्यू यदि 50 है तो 12.5 गुना है ना, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12.5 गुना, यानी कि 12 पंचे 60 और 0.5 62.5, ठीक है। अब हमारे पास सीपी है, एसपी है, हम प्रॉफिट परसेंटेज लॉस निकाल लेंगे, जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसके लिए हमें तीनों सीपी का पहले सम चाहिए और एसपी का सम चाहिए, तो सीपी का को जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 24 और ये 62.5, यानी कि 86.5, और प्लस में 400/11 और है,
ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितनी है इन तीनों का सम? 50, 40, 90, 30, 120। सेलिंग प्राइस 120 है और सीपी यहाँ से देखते हैं 11 से जब इसको काटेंगे तो 11 तिया 33, 6 7 बचेगा तो 11 छक्के 66, फिर 3 66 4 सॉरी 4 11 तिया 33, फिर वही रिपीट हो जाएगा। यानी कि ये हो गया, इन दोनों को जब सम करेंगे 86.5 और 36.86 36 तो ये मिलेगा 122.86। ठीक है, 122.86 ये इसका सीपी है और ये सेलिंग प्राइस है। कितने का लॉस हुआ? 2 रुपये 86 पैसे का लॉस हो गया ना। तो 2 रुपये 86 का लॉस है आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 122.86 पे। परसेंटेज निकालने के लिए, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। प्रॉफिट तो होगा नहीं, ए और डी खत्म। अब देखिए इसमें जो है, जब आप 122.86 का 1% देखेंगे तो ये 0.2 आगे चला जाएगा, यानी कि 1% हो जाएगा इसका 1.22 के बराबर। तो 2% कितना हो जाएगा? 2.44 के बराबर हो जाएगा, इसका 2 गुना 1.22 का। तो आप देखिए 122.86 का 2% 2.44 हो रहा है और ये 2.44 से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, यानी कि लॉस जो होगा 2% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी। सी तो होगा ही नहीं, क्योंकि 4% की हम बात करेंगे तो ये 4.88 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है? 2.86 का ना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक घड़ी है, महंगी घड़ी, और उसको जो मार्क किया गया 50% अबोव किया गया कॉस्ट प्राइस से, मतलब यदि उसका सीपी 100 था तो जो मार्क प्राइस है वो 150 है। ठीक है, सवाल में दिया हुआ ये बोल रहा है कि एक सेल में उस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद इसको कितना मिलेगा? 150 पे जब 20% का डिस्काउंट दीजिएगा तो प्राइस इसका हो जाएगा 120, यानी कि 30 का ऑफ मिल जाएगा, क्योंकि 150 का 20% 30 होता है। ठीक है, और डिस्काउंट देने के बाद एक स्पेशल कस्टमर को एक और एडिशनल डिस्काउंट दिया, मतलब 120 पे एक और डिस्काउंट दिया y% का। ठीक है, ये पता नहीं है कितना है। डिस्काउंट देने के बाद घड़ी को फाइनली उसने 4320 मतलब 4320 रुपये में बेच दिया। ठीक है, मतलब यहाँ जो भी वैल्यू आएगा डिस्काउंट देने के बाद वो इक्वल टू है 4320 के। और आगे उसने बोला है कि बेचने के बाद वो अभी भी 8% का प्रॉफिट बना रहा है। तो 8% प्रॉफिट बनने का मतलब क्या हुआ कि यदि 100 का चीज़ है तो उसने 108 में बेचा होगा डिस्काउंट देने के बाद भी। मिल गया। अब आप बताइए कि यदि 120 पे y% का डिस्काउंट दिया जाए और प्राइस 108 आ जाए, यानी कि 120 पे कितना कम हो रहा है? 12 कम हो रहा है ना। तो 12 कम 120 का 12 कितना परसेंट है? 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। और y की वैल्यू 10 आ गई तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वैसे आप यहाँ से सीपी भी निकाल सकते थे। इस 108 की वैल्यू देखिए आप, इस 108 की वैल्यू कितनी है? 4320 है ना। ठीक है, 4320 है 108 की वैल्यू, यानी कि 40 गुना लगभग। तो 100 की वैल्यू 40 गुना कर देंगे, सीपी 4000 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ए और बी एक काम को 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए है, बी है, 12 दिन में, 18 दिन में एक साथ काम शुरू करता है और बी 4 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो ए कितने दिनों में पूरा करेगा? तो यहाँ से हम इसका काम निकाल लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना? 36, यानी कि ए की कैपेसिटी 3 आ गई, बी की कैपेसिटी 2 आ गई। अब बोला 4 दिनों तक दोनों काम करता है, यानी कि 3 और प्लस 2 5 की कैपेसिटी से 4 दिन तक इन्होंने काम किया, तो कितना काम किया? 20। काम बचा कितना? 36 में से 20 काम कर लिया, यानी कि 16 काम अभी बच रहा है और बी छोड़ चुका है, यानी कि अकेला कौन करेगा? ए। और ए की कैपेसिटी कितनी है? 3 यूनिट। 16 काम जब 3 यूनिट से करेगा तो कितना टाइम लगेगा? 5.1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पूछ रहा है ए को और कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो और कितना दिन लगेगा? तो 5.1/3 दिन। अगला सवाल, इसमें बोला एक दुकानदार है और दो किस्म की चाय को मिलाता है वो। जो पहला टाइप का चाय है उसका प्राइस 150 है और जो दूसरा टाइप का चाय है उसका प्राइस नहीं दिया हुआ है। आप लोगों को ये बता रहा है कि जो इसने जिस रेशियो में मिला है वो रेशियो दिया हुआ है 4:5 का। ठीक है,
मिलाने के बाद जो मिक्सचर हुआ उसको 130 रुपये में बेच दिया, तो ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस। कहने का मतलब यह है कि मिक्सचर का प्राइस ही 130 आया, मतलब सीपी ही था 130। यानी कि सवाल ये है कि दो तरह की चाय को वो मिला रहा है, एक 150 की चाय को और एक मान लेते एक्स प्राइस है, ठीक है। इसको जब मिलाया तो 130 रुपये की चाय बनी, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको आप माइनस कीजिएगा तो ये 20 आएगा, ठीक है। यहाँ क्या है मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो भी होगा 130 से कम होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि दो तरह की चाय को जब मिलाएंगे उसके बीच का प्राइस आता है। तो एक्स की वैल्यू जो भी होगी 130 से कम होगी, ठीक है। 150 माइनस 130 20 मिल गया हमें। और हमें ये भी पता है कि इस चाय का रेशियो क्या है, किस रेशियो में मिला है हमने, 4:5 के रेशियो में मिला है ना। यानी कि 150 वाली चाय यदि 4 रेशियो में है तो एक्स वाली चाय 5 रेशियो में होगी, ठीक है। 5 क्वांटिटी होगी, 4 क्वांटिटी और 5 क्वांटिटी। अब देखिए 5 की वैल्यू 20 दी हुई है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 चौके 16। तो यहाँ पे 130 में से 16 घटा देंगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 114। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि ए और बी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और ए 16 दिनों तक काम करता है और बचे हुए काम को बी 44 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला पूरा कार्य करने में कितना समय लेगा। देखिए इस टाइप का सवाल जो है ना, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका ये है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा आप लोग, कि जब भी ए और बी किसी काम को किसी दिन में करते हैं, मान लीजिए एक्स दिन में करते हैं, ठीक है। और अलग अलग से काम करके मान लेते हैं ए ने कुछ दिन काम किया और फिर बचे हुए काम को बी ने कुछ दिन काम किया। जब इन दोनों की टाइमिंग को ऐड करने पे 2x आए, मतलब x का 2 गुना है। यहाँ पे देखिए इन दोनों ने मिलकर 30 दिनों में काम किया था, लेकिन अलग अलग जब काम किया तो 16 और 44, इन दोनों को जोड़िएगा तो 2 गुना हो रहा है 30 का, 60 हो जा रहा है ना 16 और 44। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब दोनों मिलकर x दिन में काम करें और अलग अलग काम करके टोटल 2x दिन लगाएं तो दोनों की कैपेसिटी बराबर होती है। ये चीज़ याद रखिएगा, ए और बी की कैपेसिटी बराबर होगी वैसे कंडीशन पे। तो यदि दोनों की कैपेसिटी बराबर है, ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं ए के जगह पे बी को ही मान लेते हैं, ठीक। तो हम सवाल ही ये कर देंगे कि ए और बी नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 2b, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी सेम है। तो यदि सवाल ये बन गया हमारा कि 2b यदि काम को 30 दिन में करते हैं तो अकेला बी कितने दिनों में करेगा, 60 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर सी। सवाल आसान हो गया। बस आपको ये याद रखना है कि दो लोग यदि ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं और अलग अलग करके ए ने कुछ दिन काम किया और बी ने कुछ दिन काम किया, जब दोनों ने अलग अलग काम करके 2x दिन में काम कंप्लीट किया तो हमेशा ए और बी की कैपेसिटी बराबर होती है, ठीक है। तो आप ए को बी मान सकते हैं। यहाँ भी आप मान लेते हैं कि बी ने पहले 16 दिन काम किया और फिर बी ने 44 दिन काम किया, यानी कि बी ने टोटल 60 दिन काम किया, तो काम पूरा हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक कंटेनर में ऑरेंज, एप्पल और गुआवा का जूस है 5:7:4 की रेशियो में। इसमें से 24 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है और फिर 10 लीटर इसमें ऑरेंज का जूस, 6 लीटर गुआवा का जूस डाल दिया जाता है। इसमें फिर क्या होता है कि जो एप्पल का जूस है वो 14 लीटर ज़्यादा हो जाता है ऑरेंज के जूस से। तो पूछ रहा है इनिशियल क्वांटिटी जूस का क्या था, तीनों टाइप के जूस का। तो इस टाइप का सवाल हम पहले भी बनाए हैं। इसमें क्या करना है, हम पहले लिख लेते हैं ऑरेंज, एप्पल और गुआवा, इनका रेशियो दिया हुआ है 5:7:4, ठीक है। और इससे 24 लीटर निकाला गया, तो जिस रेशियो में है उसी रेशियो में निकलेगा। ये 5 है, ये 7, 5 12 और 4 16, 16 यूनिट बराबर 16 यूनिट निकाला गया, यानी कि 24 लीटर निकाला गया। मतलब 24 लीटर निकाला गया तो 16 यूनिट बराबर 24 लीटर। तो एक यूनिट से कितना निकलेगा, 1.5 लीटर, ठीक है। तो 5 यूनिट से कितना निकलेगा, 5 यूनिट से निकलेगा 5 इंटू 1.5 यानी कि 7.5। 7 से कितना निकलेगा, तो 7 इंटू 1.5 1.5, तो ये हो जाएगा 10.5। 4 से कितना निकलेगा, तो 4 गुना 1.5 यानी कि 6। इतना इतना जूस निकल गया माइनस में लीटर में। अब इसमें बोल रहा है कि 10 लीटर ऑरेंज का जूस फिर से डाल दिए तो प्लस 10 लीटर, और गुआवा का 6 लीटर डाल दिए प्लस 6, ठीक है। तो अब जो क्वांटिटी आई उसमें जो एप्पल का जूस है वो संतरे के जूस से 14 लीटर ज़्यादा है।
तो आपकी क्वांटिटी जो आई वो क्या आई, यहाँ पे x मान लेते हैं इसकी इनिशियल क्वांटिटी। तो एप्पल का जूस ऑरेंज के जूस से 14 लीटर ज़्यादा है, तो एप्पल का जूस क्या है, यह 7x माइनस 10.5, ठीक है। ऑरेंज का जूस क्या है, तो इन तीनों का सम, यानी कि 5x प्लस 2.5, इससे 14 लीटर ज़्यादा है तो प्लस 14। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, ये 5x है, तो यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू, ये 10.5 उधर चला जाएगा, तो 13 और 14 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13.5। तो टोटल क्वांटिटी कितनी निकल जाएगी, टोटल क्वांटिटी यहाँ से देखिए 16 यूनिट है ना, 16x, ठीक है। x की वैल्यू 13.5 आई, तो 16x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 गुना 13.5, यानी कि 27 गुना 8, 27 गुना 8 हो जाएगा 2754, यानी कि 216। अगला सवाल, ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि एक डिलीवरी वैन है जो कि 1 घंटा 45 मिनट में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकती है, ठीक है। इसमें आगे ये लिख रहा है कि यदि ट्रैफिक बढ़ता है तो उसको 15 मिनट ज़्यादा लग जाता है। तो पूछ रहा है कि ट्रैफिक बढ़ने के कारण उसका स्पीड कितना कम हो जाएगा, एवरेज स्पीड, सवाल यही है। कहने का मतलब ये है कि कोई डिस्टेंस है, उसको वो जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेवल करती है तो 1 घंटा 45 मिनट लगता है। तो आप पहले यहाँ से डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 60 का है और टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा 45 मिनट, तो 1 घंटा 45 मिनट को जब आप मिनट में बदलिएगा तो 105 मिनट हो जाएगा, इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। और जब ट्रैफिक बढ़ता है तो 15 मिनट ज़्यादा लगता है, यानी कि 105 मिनट पहले लग रहा था, अब 120 मिनट लगने लगा, ठीक है। तो अब जो स्पीड आएगा वो कितना परसेंट कम हो गया, ये हमें निकालना है। तो अब जो स्पीड आएगा वो डिस्टेंस ये हो गया बटा टाइम, यहाँ से स्पीड हम लोग निकाल लेंगे, 60 से 2 बार में कटेगा और 105 बटा 2 यानी कि 52.5, ये नया स्पीड है। पुराना स्पीड कितना था, 60, तो कितना कम हो गया, 7.5। तो यही पूछ रहा है 7.5 कम हुआ, यानी कि कितना परसेंट कम हुआ, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, 20 या 60, 20 पंचे 100, ये कट जाएगा 2.5 टाइम्स में, यहाँ से आ जाएगा 12.5% कम हो गया, 12.5। तो 12.5% कम होने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि एक स्टूडेंट है जो अपने घर से स्कूल तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, तो 15 मिनट लेट पहुंचता है, और जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो घर का डिस्टेंस, घर से स्कूल का डिस्टेंस पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला हम बताए थे सीधा सीधा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड का डिफरेंस, ठीक है, इनटू टाइम का डिफरेंस t1 माइनस t2, ठीक है। ये घंटा में यदि नहीं है तो इसको 60 से डिवाइड करके घंटा में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ये आवर में है, ठीक है, t1 t2, इसको घंटा में होना जरूरी है। तो यहाँ से s1 s2 कितना है, 4 और 6, यानी कि 6 चौके 24, ठीक है, 4 और 6 लिख लेते हैं इसको, और दोनों के टाइम का डिफरेंस यानी कि 6 माइनस 4, t1 t2, t1 माइनस t2, एक जगह 5 मिनट ज़्यादा है, 15 मिनट ज़्यादा, एक जगह 5 मिनट पहले, यानी कि टाइम का डिफरेंस 20 मिनट, मिनट में है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से आ गया 3, और 3 से ये 2 बार में कट गया, यानी कि 8/2, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल, ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक जो सर्कुलर ग्राउंड है उसका फेंसिंग करने में 120 रुपये पर मीटर लगता है। तो फेंसिंग जब आप कीजिएगा तो बाउंड्री का कीजिएगा, और सर्कुलर ग्राउंड का जो बाउंड्री होता है वो सरकमफेरेंस होता है ग्राउंड का। तो ग्राउंड का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr, ठीक है। आप लोगों को आर ही निकालने बोल रहा है, ठीक है, आर क्या वैल्यू होगा। तो जो ग्राउंड का सरकमफेरेंस होगा 2πr, मतलब इतने की बाउंड्री करनी है, इतने मीटर की, और 1 मीटर का चार्ज 120, और जो टोटल चार्ज लग रहा है वो हमें लग रहा है 3768, ठीक है। यहाँ से मार की वैल्यू निकाल लेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 3768 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है, इंटू 2π, 2π हो जाएगा 2 इंटू पाई को 22/7, 7 ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ से 4 से कट जाएगा, 4 से 30 बार में, और ये 4 से कट जाएगा, 9 चौके 36, 4 चौके 16, 942 बार में, ठीक है। ये हो गया 942 गुना 7, 2 से और काट लेते हैं इसको, 2 से और काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा
तो 450 और 21 471, तो मैं मिल गया 471 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 22, ये मिला। तो ये 3 से और कट जाएगा, 3 से कटेगा 10 बार में, तो 3 से कटेगा ये 14 तिया 42, यानी कि 15 तिया 45, 157 बार में। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ गया? अब देखिए एक चीज़, 22/7 क्या होता है? 3.14 होता है ना। तो इस जब 22/7 को आप 3.14 यहाँ लिखिएगा, इस 10 को यहाँ छोड़ देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 22/7, हो जाएगा। सेम चीज़ है, और इस 22/7 को हम लोग 3.14 लिख देते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? 157 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3.14, और 3.14 को लिख लेते हैं 314 इंटू ऊपर 100। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से देखिए, ये 157 से 2 बार में सीधा सीधा कट गया, और ये 10 गुना 2 20, 20 से 100 5 बार में कट जाएगा, यानी कि रेडियस कितना आ गया? 5। ठीक है, आप इसको भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मुझे आसान लगा यही करने में कि 22/7 को मैंने 3.14 लिख लिया, क्योंकि मुझे दिख रहा था ये 1.57 है, और इसी का 2 गुना होता है 3.14, जो कि पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि 14 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कुलर लोगो है। ठीक है, और ये जो है एक स्क्वायर प्लैग के अंदर है। स्क्वायर प्लैग हो गया कि एक ऐसा कोई फिगर है, ठीक है, स्क्वायर, इसके अंदर एक सर्कुलर लोगो है। ठीक है, पूरी तरह से फिट है, कहने का मतलब ये है कि हर तरफ से इसको टच कर रही है। किसको? स्क्वायर को। एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर बना लिया, इसके अंदर एक सर्कल है, जो सर्कल इसके चारों साइड को, स्क्वायर के चारों साइड को टच कर रही है, ऐसे। तो ये जो एरिया है, जो स्क्वायर के अंदर है लेकिन सर्कल के बाहर है, इसी का आप लोगों से एरिया पूछ रहा है। ये जो पोर्शन है सर्कल से बाहर और स्क्वायर के अंदर, इसी का एरिया पूछ रहा है। तो इसका एरिया क्या होगा? स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया, यही तो आएगा। तो स्क्वायर का एरिया, अब देखिए सर्कल का जो रेडियस है वो 14 दिया हुआ है, तो डायमीटर क्या होगा? 28 हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर का साइड क्या हो जाएगा? 28। तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? साइड का स्क्वायर होता है ना, तो 28 का स्क्वायर निकल गया। ठीक है, और माइनस में सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर क्या है? 14, 14 का स्क्वायर। अब इसमें 14 का स्क्वायर यदि आप लोग कॉमन कर लेते हैं, तो ये बचेगा 4 माइनस पाई का वैल्यू 22/7, यहाँ से हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 14 गुना 14, और ये हो जाएगा 7 चौके 28, यानी कि 6/7। आप इसको काटिएगा 7 से 2 बार में, तो 12 गुना 14 168 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि एग्जैक्ट आ रहा है, पता नहीं क्यों यहाँ पे 168.25 दे रहा है। ठीक है, शायद ये पाई का वैल्यू 3.14 समथिंग ले रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक घड़ी है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक सर्कुलर क्लॉक है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है कि 30 मिनट में वो जो डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस क्या होता है कोई भी रेडियस का? जब हम मान लेते हैं कि कोई घड़ी है, इसका कोई भी कांटा, चाहे मिनट का, चाहे सेकंड का, चाहे घंटे का, जब ये कवर घूमेगा तो इसका डिस्टेंस वही होगा जो 2πr है, सरकमफेरेंस ही डिस्टेंस होगा ना। तो पूछ रहा है 30 मिनट में मिनट की सुई, तो मिनट की सुई एक पूरा राउंड कितने देर में मार लेती है? तो 60 मिनट में मार लेती है, यानी कि 60 मिनट में मिनट की सुई एक पूरा राउंड मारती है, यानी कि कितना एरिया कवर, कितना लेंथ कवर करती है? तो वही जो सर्कल का सरकमफेरेंस है, यानी कि 2πr। ठीक है, तो 30 मिनट यानी कि इसके आधा में कितना करेगी? तो जो सर्कल का सरकमफेरेंस है उसका आधा करेगी, यानी कि पाई आर कवर करेगी। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा ना, कि ये पूछ रहा है कि कितना लेंथ कवर करेगी मिनट का सुई 30 मिनट में, तो 30 मिनट में पाई आर ही कवर करेगी ना। तो पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर दिया हुआ है 14, यानी कि 44 सेंटीमीटर कवर करेगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन के, y बराबर -3x+7, तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा? सेम सवाल रिपीट हो गया है। तो हमने बताया था कि जो स्लोप होता है m1 किसी लाइन का और m2 दूसरे लाइन का, यदि इन दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 है,
तो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर मानी जाएगी। तो हमें वही निकालना है कि परपेंडिकुलर लाइन है, ये जो लाइन दिया हुआ है सवाल में y बराबर -3x+7, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है तो उसका स्लोप कितना होगा। तो पहले इसका स्लोप कितना है, -3 है ना, तो यहाँ पे यदि -3 रखेंगे तो दूसरे लाइन का स्लोप निकल जाएगा। m2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/3। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, x - 1/x बराबर 3 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू निकालना है। आसान है, इसको जब आप एक बार स्क्वायर कीजिएगा तो ये मिलेगा x² + 1/x², -2 बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ से x² + 1/x² कितना आ जाएगा, 11। अब फिर से जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 + 2 बराबर 121। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 121 - 2 यानी कि 119। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल और आखिरी सवाल है ये, 2.5% ऑफ 200। ठीक है, 200 का 2.5%, तो ये 5 हो जाएगा। आप या तो ये निकाल लीजिए कि 2.5 का 200% कितना होगा, या तो यही निकाल लीजिए जो सवाल में दिया हुआ है। तो 200 का 2.5%, तो 2.5 × 100 कितना आ गया, 2.5 × 2 5। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर अगले शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।